लेकिन आपकी तैयारी किस स्टेज पर है और खासतौर पर जो ढेर सारे बदलाव आए आप लोगों की तैयारी में खिलाड़ी के तौर पर कितनी तैयार है ओलंपिक के लिए इस साल और उस पूरी प्रिपरेशन के अंदर कोई इनसाइड स्टोरी कोई ऐसी चीज जो आप शेयर कर सके वो बहुत खास है। दो चेयर बहुत बहुत शुक्रिया सबको एंड अमर उजाला स्पेशली फॉर हैविंग मी हियर एंड ओलंपिक्स की जहाँ बात आती है आई थिंक पूरा देश ही इकट्ठा हो जाता है और पिछला ओलंपिक्स टोक्यो 2020 मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था और मैंने उस तरीके का प्रेशर कभी भी लाइफ में फेस नहीं किया था क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि पूरा कंट्री आपको देख रहा होगा, पूरे देश के लोग आप पे आस लगाए बैठे होंगे। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और उसी चीज़ को टैकल करने के लिए मैं इस बारी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ जैसे मेंटल ट्रेनिंग, योगा में फोकस ध्यान पे काम करना और बहुत सारी चीज़ों को मैं कोशिश कर रही हूँ जो पिछली बारी इश्यूज हुए हैं वो इस बारी ना हो। तो आई थिंक मेरे दिमाग में हमेशा अभी पैरिस 2024 ही चल रहा है। जब से टोक्यो 2020 खत्म हुआ है तब से ही मेरी नज़र पैरिस पे है। तो होपफुली आप सबकी दुआओं के साथ और मेरी मेहनत के साथ हम इंडिया का झंडा बहुत ऊंचा लगा पाएंगे। ये जितनी जोर से बजेंगी ये उतनी ज्यादा मेहनत हमारे लिए करता है। जैसा आपने कहा कि आपकी नजर है और आपकी नजर के तो हम सब कायरते भी हैं क्योंकि ढेर सारे खेलों के बीच में आपने वो ढूंढ लिया जहां आपको पहुंचना था। जब आपके बारे में पढ़ रहा था और मैं शुरू करता हूँ मतलब हमें से कुछ लोग घर पर शायद लूडो और कैरम को जीतने के बाद बहुत खुश हो जाते होंगे कि हमने फैमिली ग्रुप में लूडो जीत लिया या कैरम जीत लिया। मनु के बारे में तो मैं पढ़ रहा था तो टेनिस उन्होंने खेला, स्केटिंग की और जब मैंने इनसे पूछा कि ये टेनिस और स्केटिंग कैसा रहा, एथलेटिक्स उन्होंने किया तो इन्होंने कहा कि नहीं वो तो स्कूल में था और तुरंत पता चला कि इनकी मम्मी सुमेधा भाकर के सामने बैठी हुई है और सबसे ज्यादा जो खुश चेहरा इस वक्त मौजूद है इस पूरे हॉल में वो सुमेधा जी का है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं वो सिर्फ एथलेटिक्स नहीं था। मेरी बेटी क्लास 4 में जब दौड़ी तो सेकंड आई और उस बात से नाराज थी कि वो सेकंड क्यों आई, मैं तो फर्स्ट आ रही थी। तो वो पहली रन में जब मनु गई है तब से जो जीतना शुरू किया और जिस बारे में बात कर रहा था उसके बाद बॉक्सिंग, कांधा जो कि मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, कबड्डी, कराटे और ये सब वो खेल हैं जिसमें मनु ने स्टेट या नेशनल खेला है, मेडल जीते हैं। इनके घर की गोलमारियों पे वो शोकेस पे वो मेडल सजे हुए हैं। सवाल ये था कि जब इतना सारा खेल रहे हैं तो क्या बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाती है जो आपको लगा कि एक गेम और बदलना है और फिर शूटिंग पर आई या फिर शूटिंग कैसे अपनी कोशिश या शूटिंग की तरफ कैसे? ये बहुत ही फनी स्टोरी है। शूटिंग मुझे शुरुआत में ऐसे मिली कि मैं क्लासेस बहुत बंक किया करती थी क्योंकि मैं सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सिर्फ यही 4 सब्जेक्ट पढ़ती थी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स जो भी वो सब मैं बंक कर देती थी या फिर मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था क्योंकि मैं बोर हो जाती थी। तो जैसे ही मुझे क्लास से बाहर निकालने वाले होते थे मैं खुद भी उठ के चली जाती थी कि सर मुझे वहाँ जाना है या मैम मुझे प्लीज़ आप जाने दीजिए। और स्कूल में ही शूटिंग रेंज नई खुली थी और कोई भी शूटिंग के बारे में नहीं जानता था। जब भी मैं इंट्रोडक्शन में बोलती थी कि मैं शूटिंग करती हूँ या फिर मैं गांव में दादी को बताती थी कि मैं शूटिंग करती हूँ तो बोलते हैं अच्छा कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है या फिर किस चीज़ की शूटिंग कर रहे हो। तो मैं उनको बताती थी कि बंदूकें होती हैं, राइफल्स होती हैं, गोलियाँ होती हैं, वो करती हूँ। तो बहुत ही फैसिनेटेड होते थे कि क्या बात कर रहे हो, वो भी लड़कियों का खेल है, मतलब वो तो बॉर्डर पे ही होता है सिर्फ। तो ऐसी मेरी शूटिंग की स्टोरी है कैसे मैंने शुरू किया। तो बंक की क्लासेस लगभग 4 से 5 होती थी तो उस समय मैं क्या करूँ तो मैं शूटिंग रेंज जाने लग गई। फिर कोच ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया तो ऐसे मैंने शूटिंग शुरू की। उससे पहले बहुत सारे खेल मैंने खेले हैं, उसके लिए मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा वो रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ माई मॉम स्पेशली। मम्मी ने हमेशा मुझे कहा है कि तुम्हें जो भी करना है वो आप करो, हम आपको ढूंढ के देंगे। मैं घर आके कहती थी कि मुझे आज कराटे खेलना है, मुझे प्लीज़ कराटे के अकेडमी ढूंढ के दो। तो वो लग जाते थे। मैं अभी भी उनको कहती हूँ कि मुझे वायलिन का टीचर ला के दो, मुझे वायलिन सीखना है। अभी उन्होंने परसों ही मेरे लिए टीचर ढूंढा है। तो आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल कि पेरेंट्स जब
अपने बच्चे को इतना सपोर्ट करेंगे तभी उनके पास ऑप्शंस होंगे कि वो किस किस चीज़ में करियर बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो ले सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, स्पोर्ट्स आजकल कितना ज़्यादा प्रचलन में है। स्पेशली नीरज जी ने जब से मेडल जीता है तब से तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर करियर सोच रहे हैं लोग। मैं भी सोच रही हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। और शूटिंग की एक अलग बात ये है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है, कोई चीटिंग नहीं है, किसी तरीके का पार्शियलिटी नहीं है कि ये हमारे स्टेट का है तो हम इसको नेशनल में जिता देंगे क्योंकि जूरी इस स्टेट की है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी, जैसा मैंने बॉक्सिंग में देखा, मैंने कराटे में भी देखा। तो इसीलिए मुझे शूटिंग से बहुत लगाव हो गया और मैं शूटिंग से ही जुड़ी रही हूँ इतने लंबे समय से। एक और चीज़ मैं मेंशन करती हूँ, ये जो स्पोर्ट्स हैं कराटे या मार्शल आर्ट्स, ये शायद मैंने शुरू इसलिए किए क्योंकि मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी स्कूल में। मैं बहुत लड़के आती थी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है और उसके लिए मैं लड़ती थी कि इसको किसी ने कुछ कहा ना तो मैं मतलब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसको कुछ नहीं कहना। और मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, इसी वजह से मुझे टारगेट रखा जाता था, प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता था कि तुम कितना लड़ती हो, इस एनर्जी को कहीं चैनलाइज करो। तो ऐसे मैंने कहा कि चलो मैं स्पोर्ट्स देख लेती हूँ, मैं मार्शल आर्ट देख लेती हूँ। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मनु के जवाब में 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज के लिए खूब ताली बजनी चाहिए, वो ये कि जिस तरीके से माँ ने सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि चाहे वो बॉलिंग खोजने की बात हो, चाहे वो टीचर खोजने की बात हो, चाहे वो अकेडमी खोजने की बात हो, तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी चीजें खोजी और फिर हम ढेर सारे मेडल खोज पाए इस देश के लिए। दूसरी 2 चीजें हैं, आप सभी अपने बच्चों को क्लास बंक मारने पर डांटिएगा मत, क्योंकि बंक मारने के बाद कोई गोल्ड भी ला सकता है। और एक और चीज, अगर बच्चे लड़े तो डांटिए मत, लड़ाई के बाद उस ऊर्जा को चैनलाइज करने को कहिए, क्योंकि अगर वो सही जगह लड़ा जाएगा तो भी मेडल ला सकता है। और चौथी चीज ये कि बोर होना भी अच्छी बात है, क्योंकि बोर होकर आप स्पोर्ट्स बदलते हैं और फिर आप एक ऐसे स्पोर्ट्स पर पहुंच जाते हैं जहां हम सब उम्मीद एक और सोने की कर लेते हैं। वैसे 50 से ज्यादा सोना तो आप देश के लिए इंटरनेशनल इवेंट में जीत चुकी हैं, 50+ मेडल आपके इंटरनेशनल हैं, 70+ मेडल्स आपके नेशनल स्पोर्ट्स पे या नेशनल कॉम्पिटिशन्स में हैं। और 16 साल की उम्र में मतलब ISSF वर्ल्ड कप में आपने जीता और भारत की सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी जिन्होंने गोल्ड जीता चैंपियनशिप में। तो खूब खूब बधाई। और इसी क्रम में एक और सवाल जिस पर मैं आना चाह रहा था, अक्सर ये होता है, मतलब हम सब के शायद जिंदगी में होता है या करियर में होता है कि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ शुरू की और मुझे उसमें कामयाबी मिल गई तो मैं उसको बेहतर करता हूँ, मैं उसको और मजबूत करता हूँ। आपको बॉक्सिंग में मेडल मिले, आपको कांखा में मेडल मिले, आपको कबड्डी में मेडल मिले, आपको कराटे में मेडल मिले, तो जब सफलता मिल रही थी तब भी क्यों छोड़ दिया? आई थिंक हम सब लोग इसमें विश्वास रखते हैं, डेस्टिनी जो वर्ड होता है, चाहे लव लाइफ का हो, चाहे करियर का हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें सबको ये होता है कि मेरी डेस्टिनी में वो है या फिर मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ करनी लिखी हुई है। तो मैं मानती हूँ कि मेरी भी डेस्टिनी थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बोर हो जाती थी। जैसे बॉक्सिंग का हर रोज का रूटीन सेम रहता था, हमारा कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमें लिटरली हमें डंडे पड़ते थे अगर हम रूटीन से कुछ भी ढीले पड़ जाए या फिर हमने उतनी स्किपिंग नहीं करी, उतनी रस्सी नहीं कूदी जितनी उन्होंने बोला था या फिर उतने चक्कर नहीं लगाए। तो वो बहुत रोज आप करके बोर हो जाते हो। और बच्चों की टेंडेंसी होती है कि अगर एक ही चीज़ आप उसको रोज खिलाओगे तो वो नेक्स्ट डे नहीं खाएगा। अगर उसको एक ही चीज़ रोज करवाओगे 1 साल 2 साल तक तो उसका मन भरने लगेगा कि नहीं मुझे कुछ नया दो, प्लीज़ मुझे कुछ नया करके दो या मुझे कुछ और चीज़ करनी है। तो वैसे ही मैंने बॉक्सिंग छोड़ के फिर मार्शल आर्ट्स शुरू किया। मार्शल आर्ट्स में स्टोरी मेरी ये रही, मुझे बहुत दिलचस्पी थी पर उन्होंने कहा मेरे 2 साल के करियर के बाद जब मैं 3 बार नेशनल चैंपियन बन चुकी थी, एक ओपन और 2 स्कूल, उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को आज से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ दूसरी अकेडमी ढूंढ लीजिए, आप कल से आना बंद कर सकते हैं। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे खेलने दीजिए, मैं किसी को कुछ हानि थोड़ी पहुँचा रही हूँ, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम लड़कियों को नहीं खिलाएंगे, हम सिर्फ लड़कों का अकेडमी रखेंगे। तो वहाँ मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके बाद कभी भी ना उन सर से कभी बात हुई मेरी और ना मैं उस अकेडमी में कभी गई। फिर मैंने मम्मी को कहा कि प्लीज़ मुझे कराटे की अकेडमी को ला कर दो, मुझे वो करना है। तो उन्होंने
2-3 दिन में ही उन्होंने कर दिया। तो ऐसे शुरू हुआ। फिर कराटे करते करते मैंने शूटिंग शुरू किया और शूटिंग में मेरा नेशनल मेडल आ गया उसी साल। फिर मैं इंडियन टीम में आ गई तो कराटे धीरे धीरे छूट गया। शूटिंग के जिस मेडल की आप बात कर रही हैं, 2017 के मतलब एक कंपटीशन है, 2017 के कंपटीशन में आपने हिना सिद्धू को हराया। हिना सिद्धू वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी और उसके बाद शूटिंग एरिना में और उसके साथ साथ भारतीय खेलों में जिस तेजी से आपका नाम उतर गया, 50+ मेडल थोड़ी देर पहले मैंने बोला। मैं जानना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा मेडल है जो अभी भी अपनी पूरी जर्नी को लुक बैक करती हैं, पीछे पलट कर देखती हैं, आपको लगता है ये सबसे खास है? मतलब थोड़ी देर पहले हम स्टेज पर आने से पहले बात कर रहे हैं, उनकी मम्मी ने बताया था कि स्पोर्ट्स भूल जाइए, रीडिंग कंपटीशन में भी जीत कर आई थी क्लास 4 में शायद, और वो भी मेडल अभी तक संभाल कर रखा गया है। लेकिन आप जो पलट कर देखती हैं, कौन सा ऐसा मेडल है जो आपके लिए सबसे खास है? क्या इवेंट था और क्यों इतना खास? मेरे लिए सबसे खास कॉमनवेल्थ गेम्स रहा है 2018 का, क्योंकि मैं सिर्फ 16 साल की थी और मुझे वैल्यू नहीं पता थी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे ही मैंने वहाँ गोल्ड जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड के साथ, और उस समय मुझे इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया, इतने सारे लोगों ने मुझे आके खुद बुके दिया कि आपने कितना अच्छा किया, आप सिर्फ 16 साल के हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स को कितना सेलिब्रेट किया जाता है, स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा सेलिब्रेटेड है, मतलब बेसिकली इंडिया में स्पेशली, क्योंकि कोई भी एथनिसिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर के लोग हों, जहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाता है, जहाँ क्रिकेट का मैच आ जाएगा, वहाँ सब इकट्ठे होकर किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी जगह सब इकट्ठे होकर चीयर करेंगे टीम इंडिया, बिकॉज सिर्फ टीम इंडिया मैटर करता है जब भी कोई स्पोर्ट्स लीग होती है या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट होता है। तो मेरे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे ज़्यादा वो रियलाइजेशन का मोमेंट था कि चलो स्पोर्ट्स इज़ अ बिग थिंग, मतलब मुझे ये करना चाहिए, आई रियली लव इट, मुझे इसी से थ्रिल्स मिलती हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। बहुत आसान लग रहा है बगल में बैठकर सुनना कि अच्छा ठीक है, बोर होंगे तो दूसरा गेम खेल लेंगे, गेम खेलेंगे तो जीत जाएंगे तो थ्रिल आ जाएगा। इतना आसान होता नहीं। और मुझे बताया गया कि लखनऊ और आसपास के कई, उत्तर प्रदेश के कई बड़े शूटर्स अलग अलग एकेडमी के, वो भी आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब उस बात पर आते हैं कि जब आप एज अ प्लेयर तैयारी करते हैं, किन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है? वही वाली बात की सुनकर शायद लग रहा होगा बहुत आसान जर्नी होती है, लेकिन नहीं होती। वो जो ना दिखने वाला स्ट्रगल होता है वो क्या होता है? दिन के कितने घंटे लगते हैं, किस तरीके से वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस होती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, और क्या अच्छा, जो हम लोग बोल रहे हैं कि भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या अच्छा हो रहा है? कल इसी मंच पर पीटी उषा जी थी और वो बता रही थी कि जब वो दौड़ती थी तो वो रेलवे ट्रैक के किनारे दौड़ती थी और वो रेल से रेस लगाती थी, क्योंकि उनके पास कोई स्टॉप वॉच लेकर खड़ा नहीं होता था। तो उनको एक चीज पता होती थी कि ठीक है, ट्रेन आएगी, स्टेशन के पास धीमी होगी, लेकिन धीमी होती ट्रेन की स्पीड इतनी होती है, मुझे इससे ज्यादा स्पीड मेंटेन करनी है। तो एक दौर इसी मन से हमने वो उस भारत का सुना जहां पर सुविधाएं नहीं थी। अब क्या अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी क्या चैलेंजेस होते हैं, एक प्लेयर के बनने की जर्नी क्या होती है? मैं मानती हूँ कि किसी भी प्लेयर की जर्नी उसके घर से शुरू होती है, उसके पेरेंट्स से शुरू होती है, उसकी माँ से शुरू होती है। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि ठीक है, आप देखिए कितना डिफिकल्ट होगा कि मैंने नेशनल में अभी मेडल लिया है किसी इवेंट में और मैं कल अपनी मम्मी को जाके कहूँ कि मुझे दूसरा स्पोर्ट खेलना है या फिर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर कुछ और मुझे करना है, तो वो एकदम से होंगे कि अभी तो नेशनल मेडल जीता है, एकदम से क्यों चेंज करना है, क्या हो गया। बट उन्होंने कभी भी क्वेश्चन ही नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बदलना है तो बदल दिया। और सबसे पहली जर्नी शुरू होती है पेरेंट्स से। कितना पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाते हैं, कितना टाइम उनको दे पाते हैं, बिकॉज आजकल की लाइफ में मैं खुद अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, वो चीज़ें बहुत धीरे धीरे अडाप्ट करते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं बहुत जल्दी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स को अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, नो मैटर आप कितने बिजी हो, आप कितना ज़्यादा कुछ कर रहे हो, बट आप फ्यूचर जनरेशन को एक लक्ष्य दे रहे हो, आप उनको मोल्ड कर रहे हो। सो दिस वन वाज फॉर द पेरेंट्स। अभी इंडिविजुअल के लिए, एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन।
ठीक है आप बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कोई बात नहीं, बट जब भी आपके स्पोर्ट के ऊपर बात आती है या फिर आपकी पढ़ाई के ऊपर बात आती है, आपको डिसिप्लिन होना है। अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो यू हैव टू डू इट, इट्स नो अदर वे। यू कैन नॉट कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते हो आप कि मुझे उधर मेडल जीतना है, मैं इतना करूँगा, अरे आज तो मन नहीं है, सुबह नहीं उठा जा रहा है, कोई बात नहीं आज रहने देता हूँ, कल करूँगा, कल से करूँगा। कोई कल नहीं है। आपको इस चीज़ को पकड़ के रखना है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो करनी है। अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा तो आप धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी मजबूत होगी। आप और स्ट्रगल्स को ऐसे मत देखिए कि अरे मैंने तो ट्रेन में ट्रैवल किया है, मैं मंदिरों में, जैसे पर्सनली मैं मंदिरों में रुकती थी पहले, इतना उम्र नहीं होता था, तो तुगलकाबाद में, हाँ जी तुगलकाबाद में एक मंदिर है, वहाँ मैं रुकती थी अपनी टीम के साथ, हॉल नहीं चद्दर बिछाकर। तो अपनी स्ट्रगल्स को ऐसे नहीं देखना है कि मेरे पास पैसे नहीं थे या फिर मेरे पास सपोर्ट नहीं था। अपनी स्ट्रगल को ऐसे देखना है कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी बनने वाली है। इमेजिन ये सिनेमा हॉल में चल रही है तो कितना कूल लगेगा कि यहाँ से उठकर इतनी अच्छी जर्नी से इतनी मेहनत करके मैं इतनी दूर तक आया हूँ या आई हूँ। तो वो उस तरीके से आप देखिए, आप इंजॉय करिए हर एक मोमेंट को। अगर आप आज ट्रेन में हैं, आप कल फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे संवाद के मंच की खासियत यही है। सरस्वती रानी जी यहाँ पर जो बता रहे थे कि एक छोटा सा कमरा गुड़गांव के बाहर, जहाँ पर लॉन्ड्री वालों का वो कमरा, जहाँ से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और उनके परिवार वालों ने बोला कि एक घर खरीदना है। उन्हें ये जरूर कहा था कि इतना काबिल बन जाओ कि जहाँ कभी किराए पर रहे हो वो खरीदने की ताकत रख सको, लेकिन उन्होंने चलिए उसको नहीं खरीदा। जैसे आपने कहा कि मंदिर में रुकने को या लोकल ट्रेन में सफर करने को अगर आप उसको चैलेंज मान लेती या बोलते कितना स्ट्रगल है लाइफ में, तो शायद आप यहाँ नहीं पहुंच पाती। आप उस जर्नी मेकिंग को समझती हैं। जो आपने डिसिप्लिन की बात की थी, उससे एक स्नीक पीक अपने तमाम यहाँ जो हमारे दर्शक मौजूद हैं उनके लिए देना चाहता हूँ कि चीटिंग को आप भी करते हैं। कल आपने रबड़ी जलेबी खाई, कितने दिनों बाद कितना टेम्पटेशन होता है जो रोकना पड़ता है। और ये जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, इसीलिए सवाल पूछना ज्यादा जरूरी था कि हम सबके लिए कितना आसान है ना कि दोपहर को बाहर खाना लगा होगा तो पूरा खाना खाने के बाद मीटिंग के काउंटर की तरफ स्वाभाविक रूप से चले जाना, यहाँ कितना मुश्किल होता है। सी ऑनेस्टली मैंने बहुत लंबे टाइम से नहीं खाया था। जलेबी और रबड़ी आई थिंक हर एक इंडियन व्यक्ति के दिल में बसती है। और मैंने आखिरी बारी 2021 में शायद जब हमारा कैंप लगा था उस टाइम में मैंने खाया था, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद। तो आई थिंक इतना थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। बिल्कुल बनता है। मतलब हम तो वापस कहेंगे कि आप मेडल जीतेगा, आपका डिसिप्लिन अलाउ करेगा कि हम लोग दोबारा रबड़ी जलेबी खा सके आपकी खुशियों में शरीक होकर। और हाँ, जीतने के बाद तो आपके साथ भी वो खाई जा सकेगी। आप ही के सवाल के जवाब में जो आपने कहा था कि जर्नी किसी की भी स्टार्ट होती है परिवार से, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी मां सामने बैठी हैं। एक और चीज मैं आप सबके लिए बता दूं कि शुरू में आप समझाती थी मनु को कि अच्छे से खेलना, थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती थी कि समय पर सो जाना, समय पर पहुंच जाना, समय पर उठ जाना, वो डिसिप्लिन होता था। अब मनु ये वाला रोल थोड़ा सा प्ले करती है। डांट तो कोई भी नहीं पाता, लेकिन समझाने का कि मेरा गेम है, मैं खेलूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब ये पता चला है कि मम्मी को ज्यादा टेंशन होती है आपके खेल के दौरान, वो ज्यादा पैशनेट हो जाती हैं, वो ज्यादा जुड़ जाती हैं। ये रिश्ता कैसा चलता है, वो रिवर्स रोल प्ले कैसे आया? क्योंकि मैं भी जब आपसे बात कर रहा था तो वो कौन सी क्लास में कौन सा मेडल जीता है आपको याद नहीं है, मैं बता रही हूँ, अरे उसने भी देखा है। तो जब आप इवेंट में होती है, मुझे लगता है आपको फिर भी फोकस कर रही होती होगी कि ठीक है वो 10+ का डॉट है, मुझे वहां पर एम करना है, वहां नाखून और दांत और वो हाथ और वो पैर वो ज्यादा हिलते होंगे। तो वो जरा बताइए कि वो होता क्या? मुझे शुरू से ही डांट पड़ती आई है, मुझे अभी भी डांट पड़ती है, आज सुबह भी पड़ी कि कितना लेट उठ रहे हो, या फिर अभी ब्रेकफास्ट में ऐसे अनहेल्दी नहीं खाना है। मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है टाइम से ना सोने पर। वो ऑलमोस्ट रोज का ही है कि टाइम से नहीं सो रहे हो या फिर फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मैं 10 मिनट भी ऊपर हो जाऊँ ना, आई थिंक पूरा लेक्चर वेट होता है मेरा कि अभी लेक्चर आएगा, उधर से मैं फटाफट फ़ोन रख देती हूँ। तो आई थिंक ये इतना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को हमेशा होना चाहिए। तभी मुझे बहुत डांट पड़ी है बचपन से, बहुत। हर एक चीज़ में टाइम हो गया अकेडमी जाओ, टाइम हो गया होमवर्क कर लो, टाइम हो गया सो जाओ, टाइम हो गया खाना खा लो।
तो आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें हमेशा ही बहुत ज़रूरी होती हैं और हर एक पेरेंट्स को करनी चाहिए। इतना लिबरल नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से उठ जाओ, कोई बात नहीं, आप आज पराठे खा लो। तो वो कभी कभी के लिए ही ठीक है। और जो आपने कहा कि रोल प्ले कैसे डिफरेंट हुआ, बचपन में मैं कहती थी मम्मी को कि मुझे वो वाली अकेडमी में जाना है, आप प्लीज़ मुझे वो अकेडमी ढूंढ के दो या फिर ऐसा कोई कोच ढूंढ के दो जो मुझे अच्छे से ट्रेन कर सके, मुझे फील कर सके कि मैं कर सकती हूँ। तो वो लोग मम्मी ढूंढ के लेकर आती थी, मैंने जैसे मेंशन किया कि विद इन अ वीक, एक हफ्ता भी पूरा नहीं होता था, वो कहती थी कि ठीक है तुमको ये कोच चाहिए, वो रहे, उनके नंबर लो और इतने बजे से इतने बजे की क्लास है, स्कूल के बाद तुमको साइकिल लेकर जाना है उधर। और अभी मैं उनको कहती हूँ आप प्लीज़ रिलैक्स करो, अभी मैं 20-22 साल की हो गई हूँ, अभी मुझे पता है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, मैं कर लेती हूँ, मैं अपना टाइम शेड्यूल फॉलो कर लेती हूँ, मैं डांट तो अभी भी पड़ती है। मैंने अपने पिताजी को 3 इडियट्स दिखाई थी और कहा था कि देखो उसको अगर फोटोग्राफी करनी तो फोटोग्राफी करने दो, और उसके बाद उन्होंने कहा था उसी फिल्म को देखकर कि देखो उसको पढ़ना है तो वो दूसरी क्लास में जाकर पढ़ सकता है। तो एक ही फिल्म को हर कोई अपने अपने नजरिए से देखता है, और इसलिए मैंने सवाल पूछा कि मनु के शुरुआती जवाब सुनकर हर बच्चा बोल रहा होगा कि देखो क्लास बंक मारूंगा तो बड़ा बनूंगा, बोर होता रहूंगा तो बड़ा बनूंगा, मैं बार बार गेम चेंज करूंगा तो बड़ा बनूंगा। अब वाले जवाब के बाद सारी माएं बोल रही होंगी देखो डांट पड़ेगी तो बड़े बनोगे, टाइम से सोगे तो बड़े बनोगे, डिसिप्लिन रखोगे तो बड़े बनोगे। तो वो जो 50% दिखा था उसको पूरा करने के सवाल बहुत जरूरी था। अब सवाल वापस शूटिंग की तरफ था। भारत में एक आमतौर पर मान्यता ये मुझे ये चीज़ कहनी है कि आप अपने बच्चे को ये मत बताओ कि पढ़ो, आप उनको ज़रूरी वैल्यू